नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अजेय साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने अपनी ताकत जमीन से लेकर समंदर पार तक दिखाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाही चोल राजवंश की। इतिहास के पन्नों में इनका नाम बेहतरीन प्रशासन, एक ऐसी नौसेना जिसे हराना नामुमकिन था और बिल्कुल अद्भुत मंदिर वास्तुकला के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, भारत के किस मध्यकालीन राजवंश ने अपने साम्राज्य की सीमाएं केवल जमीन तक सीमित नहीं रखी, बल्कि समंदर पार करके दूसरे देशों पर भी सैन्य अभियान चलाए। आमतौर पर हमारे ज्यादातर भारतीय साम्राज्य जमीन तक ही सीमित रहे हैं, है ना? लेकिन चोलों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। अब जरा इस समय काल को देखिए। 400 साल, 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने इस लंबे शासनकाल के दौरान चोलों ने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जिसकी हम आज बस कल्पना कर सकते हैं। इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल से लेकर श्रीलंका, मालदीव और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। पहले तंजावुर और बाद में गंगईकोंडा चोलपुरम से शासन करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। तो आज के इस विश्लेषण को एकदम आसान और स्पष्ट रखने के लिए हम इसे 6 छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शाही चोलों का उदय। दूसरा, उनके महान विजेता। तीसरा, समुद्र के स्वामी के रूप में उनकी पहचान। चौथा, स्वशासन के प्रणेता। पांचवां, द्रविड़ वास्तुकला का शिखर। और आखिर में उनका पतन और वो अमर विरासत जो वे पीछे छोड़ गए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शाही चोलों के उदय की। देखिए, कोई भी एक ना बड़ा साम्राज्य रातों रात नहीं बनता। चोलों की जड़ें काफी पुरानी हैं, एकदम प्राचीन संगम काल से जुड़ी हुई हैं। लेकिन 9वीं शताब्दी में इन्होंने जो वापसी की वो एक मिसाल बन गई। 850 ईस्वी में इसके संस्थापक विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा करके एक नई नींव रखी। इसके बाद आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराया और फिर परांतक प्रथम ने श्रीलंका और पांड्यों के खिलाफ बहुत ही सफल अभियान चलाए। सही मायने में ये वो समय था जब ये साम्राज्य अपनी पूरी ताकत बटोर रहा था और एक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, इनके महान विजेताओं की कहानी। जब बात उन शासकों की आती है जिन्होंने इस राजवंश को एक अजेय महाशक्ति में बदल दिया, तो राजराजा प्रथम का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ। उनकी सेनाओं ने न केवल चेरो और पांड्यों जैसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को हराया, बल्कि उत्तरी श्रीलंका और मालदीव तक अपना परचम लहराया। और खास बात यह है कि ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भूमि सर्वेक्षण भी करवाए और राज्य की आंतरिक अर्थव्यवस्था को भी उतना ही मजबूत किया। और पता है, उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम तो इस मामले में एक कदम और भी आगे निकल गए। उनकी उत्तर भारत की यात्रा इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में गिनी जाती है। उन्होंने अपनी सेना को उत्तर में सीधे बंगाल तक भेजा और जब वे वहां से विजयी होकर लौटे तो अपने साथ पवित्र गंगा का जल लेकर आए। बस इसी जीत के जश्न में उन्होंने एक नई राजधानी बसा दी, गंगईकोंडा चोलपुरम। इसका सीधा सा मतलब होता है उस चोल का शहर जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की। यह सच में उनकी बेजोड़ शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। हमारा तीसरा हिस्सा और शायद सबसे अनोखा, समुद्र के स्वामी। यहीं पर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। चोलों ने केवल जमीन पर ही राज नहीं किया, बल्कि वो महासागरों के भी निर्विवाद शासक थे। उनकी नौसेना मध्यकालीन भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकत थी। जरा सोचिए, राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य पर समुद्री हमला करके उसे जीत लिया। उस समय के हिसाब से यह एक बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। और इस बेड़े का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होता था, बल्कि व्यापार की सुरक्षा के लिए भी होता था। इसी सुरक्षा के बलबूते उनके व्यापारी संघों ने चीन और अरब के साथ मसालों, कपड़ों और मोतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपना पूरा एकाधिकार जमा लिया था। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, स्वशासन के प्रणेता, मतलब खुद का शासन कैसे चलाएं। देखिए, सिर्फ तलवार और नौसेना के दम पर आप 400 साल तक राज नहीं कर सकते, है ना? इसके लिए एक जबरदस्त सिस्टम चाहिए। चोल साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही बारीकी से बटा हुआ था। सबसे ऊपर मंडलम यानी प्रांत, फिर वलनाडु यानी प्रभाग, उसके बाद नाडु या जिले और सबसे निचले स्तर पर कुर्रम, जो कि गांव के समूह होते थे। ये व्यवस्था ऊपर से तो पूरी तरह से केंद्रीकृत थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे पूरी आजादी मिली हुई थी।
इसी बेजोड़ बैलेंस के कारण उनके यहाँ कृषि और राजस्व संग्रह का इतना शानदार विकास हुआ। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सच में आपको हैरान कर देगा। कुडबोलाई प्रणाली, आसान भाषा में कहें तो ये स्थानीय स्वशासन की एक लॉटरी प्रणाली थी। होता ये था कि ग्राम समितियों के लिए योग्य सदस्यों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे, उन्हें एक बर्तन में रख दिया जाता था और फिर बिना किसी पक्षपात के उन्हें निकाला जाता था। इस एकदम पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई समितियां सिंचाई, न्याय और टैक्स जैसे सबसे अहम काम संभालती थी। मतलब जरा सोचिए कि 1000 साल पहले भी गवर्नेंस को लेकर उनकी सोच कितनी आधुनिक थी। चलिए अब 5वें हिस्से पर चलते हैं, वो चीज जिसके लिए आज भी लोग इन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं, द्रविड़ वास्तुकला का शिखर। शक्तिशाली सेना और बेहतरीन प्रशासन तो था ही, लेकिन वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी इनका योगदान बिल्कुल बेमिसाल है। 216 फीट, बस एक पल के लिए इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। ये तंजावुर के मशहूर बृहदीश्वर मंदिर के मुख्य टावर की ऊंचाई है। राजराजा प्रथम द्वारा बनवाया गया ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। इसका इतना भव्य पैमाना और इसकी विशाल मूर्तियां आज के मॉडर्न इंजीनियरों तक को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर उस जमाने में इसे कैसे बनाया गया होगा। अगर आपको इनकी वास्तुकला के विकास को गहराई से समझना हो तो पिता राजराजा और पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए स्मारकों की तुलना करना काफी दिलचस्प है। एक तरफ जहां बृहदेश्वर मंदिर अपने विशाल, बहुत ही प्रभावशाली और सख्त ग्रेनाइट ढांचे के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर। ये भी उतना ही विशाल है, लेकिन इसकी कलात्मक शैली कहीं ज्यादा सौम्य और जटिल है। ये साफ दिखाता है कि उनकी कलात्मक दृष्टि समय के साथ कितनी ज्यादा निखर गई थी। और हाँ, सिर्फ पत्थर ही नहीं, धातु शिल्प यानी मेटलवर्क में भी इनका कोई जवाब नहीं था। नटराज की ये कांस्य प्रतिमा जो भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाती है, आज पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। इसे बस एक मूर्ति नहीं बल्कि भारतीय कला की सर्वोच्च रचनाओं में से एक माना जाता है। ये चोल काल के मूर्तिकारों के उस असाधारण कौशल का जीता जागता सबूत है जो सदियों बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। अब हम अपने आखिरी और छठे हिस्से पर आते हैं, इनका पतन और वो अमर विरासत जो ये हमेशा के लिए छोड़ गए। देखिए, इतिहास का एक सीधा सा नियम है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। इतनी महान सफलताओं के बाद भी 13वीं शताब्दी आते आते ये विशाल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। पांड्यों और होयसलों जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ लगातार चलने वाले युद्धों ने इनके शाही खजाने और सेना दोनों को बुरी तरह थका दिया था। ऊपर से बाद के शासक उतने मजबूत नहीं निकले, जिसका फायदा उठाकर सामंतों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियां हावी होने लगीं। इन सभी चीज़ों ने मिलकर इस 400 साल पुराने साम्राज्य के अंत की कहानी लिख दी। पर सच कहूं तो इनका अंत इनकी महानता को जरा भी कम नहीं करता। इनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक बहुत ही मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन, सबसे बेहतरीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली, चीन से लेकर अरब तक फैला उनका समुद्री व्यापार और ऐसे भव्य मंदिर जो 1000 साल बाद आज भी पूरी शान से खड़े हैं। अपनी इन्हीं बेजोड़ उपलब्धियों के कारण चोल साम्राज्य आज भी भारतीय सभ्यता की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माना जाता है। तो जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि सच्ची शक्ति केवल उन जमीनों में होती है जिन्हें सेना के दम पर जीता जाता है, या फिर असली ताकत उन प्रणालियों, स्वशासन के तरीकों और भव्य स्मारकों में होती है जो आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं? चोलों का इतिहास देखकर तो यही लगता है कि असली महानता वही है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे और हमेशा के लिए अमर हो जाए। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।